नमस्कार। आज हम बात करेंगे शिवम सोलंकी से, जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड की एग्ज़ाम में 98.53 परसेंटाइल रैंक हासिल किए हुए हैं। शिवम के पास हाथ नहीं है लेकिन हिम्मत है, उनके पास एक पैर नहीं है लेकिन उड़ने के लिए पंख है। ये है उनकी हिम्मत और विल पावर के पंख। तो आज हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार शिवम। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू वेरी मच। हमें पहले ये बताइए कि ये हादसा कैसे हुआ। ये हादसा मेरे साथ दरअसल 2011 में हुआ था। तभी मेरे ट्यूशन क्लासेस शुरू हो गए थे और मैं ट्यूशन क्लासेस से आ रहा था, तभी मैंने एक पतंग देखी हमारे झाड़ के पीछे के और मैं अपनी मंजिल के तीसरे माले पे गया और एल्यूमिनियम की पट्टी से वो निकालने की कोशिश की। एक दो बार कोशिश की और तीसरी बार जब निकली तब एल्यूमिनियम की पट्टी और उधर बड़ा पेड़ है और उसमें से 11,000 वोल्ट के लाइन जा रही है, हाई टेंशन लाइन। मुझे दरअसल उस समय पता नहीं था कि इधर से इतने हाई वोल्टेज लाइन जा रही है करंट की। तो वो जो पट्टी थी एल्यूमिनियम की वो लंबी थी और उसके साथ स्पार्क हो गई और तभी करंट लगा। शिवम के साथ यह हादसा 2011 में हुआ था। तब मैं पीटीसी करने के लिए बाहर पढ़ रही थी, तो मैं छुट्टी पर आई थी। तो शिवम एक्चुअली सुबह क्लास में गया था और उन्होंने सुबह से ही पतंग पैर में लिपटी हुई दिखी थी। तो क्लास में से आया तो उसने वो पतंग निकालने के लिए गया और वो स्टिक के साथ लग गया। वो 11,000 वोल्टेज की लाइन जा रही थी वहाँ से, तो ब्लास्ट हुआ। तो एक्चुअल में पहले तो हमको ऐसा लगा कि वहाँ आग लगी हुई है, बट वो आग नहीं थी। वो मेरा भाई शिवम को शॉक लगा था। वो जान के मेरे मम्मा ने बताया कि मम्मा वहाँ आग नहीं है, वह शिवम को शॉक लगा है। तो मेरे को बहुत दुख हुआ था। જ્યારે આ બનાવ બન્યો ને તે ઘડી એકદમ મારે બેબીએ કીધેલું કે મમ્મી આ તો શિવમને કરંટ લાગ્યો, તો એ ઘડી હું બેભાન થઈ ગયેલી તો એને દવાખાને તો લઈ જ ગયેલા ઓલરેડી। દવાખાને લઈ ગયા પછી મને 2 કલાક પછી મને ખબર પડી કે મારા બાબાને આવો શોટ લાગ્યો છે ને આવું થયું છે। ત્યાર પછી મેં બધા મને સપોર્ટ કર્યો આખા કુટુંબજનોએ કે તારા બાબાને કશું જ નહીં થયું, સારું છે, એ બોલે છે, ચાલે છે, એવી રીતેથી થોડીક હિંમત રાખી। પછી હિંમતે બધા મને મારા કુટુંબીજનોએ મારી ફેમિલીએ બધા મને દવાખાને લઈ ગયા। તે ઘડી મને એને આમ દેખ્યો તો એણે મને મારી સામે જ જોયું મમ્મી, तो थोड़ोक मना हास था। जब आपको पता चला कि आपके हाथ और पैर नहीं है तो पहला रिएक्शन क्या था? दरअसल जब मुझे पता चला कि मेरे हाथ और पैर नहीं है तभी मैं थोड़ा रोने लगा और पछताने भी लगा। फिर बाद में पिता ने ऐसा कहा कि दोनों तेरे हाथ और पैर गंदे हो गए हैं करंट की वजह से और लेबोरेटरी में तपास करने के लिए दिए हैं। तभी मेरी उम्र छोटी थी, तभी मैं बहुत ऐसा नहीं समझता था। मुझे लगा कि आ जाएंगे 1.5 महीने या 1.5-2 महीने के बाद फिर से लग जाएंगे ऑपरेशन करके। પછી જીદ પર ચડ્યો કે પપ્પા મારા હાથ પગ ક્યાં ગયા, શું થયું। મેં અમને બંને જણે એવું કીધું ભાઈ તારા હાથ પગ કપાઈ નથી ગયા, લેબોરેટરીમાં લઈ ગયા છે, તપાસ કરીને આવશે ત્યારે બધે ફરીથી લગાવી દઈશું, ચોક્કસ કહે છે। મેં કીધું ચોક્કસ તારા હાથ પગ લગાવી દેશે। અને પછી એવું થયું કે એને ખબર પડી ગઈ કે હવે હાથ પગ આવે નહીં મારા। તો હવે મેં કીધું બેટા કશું નહીં થાય, તારા હાથ પગ બધા જ વ્યવસ્થિત થઈ જશે। મેં કીધું તારા એક અંગ વ્યવસ્થિત થઈ જશે અને બધું સારું થઈ જશે, તું હવે ભણવાનું ચાલુ કરી દે। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल है और हिम्मत हार चुके हैं? हाँ, लगा था तभी कि अब नहीं हो सकता मुझसे, लेकिन तभी शुरुआत के दिनों में मेरी मम्मी ने ये आइडिया निकाली थी कि तू लिखना शुरू कर और तेरे से हो सकता है। तभी एक धागे से हाथ पे चौक बांधा था और दीवार पर लिखना मैंने शुरू किया था दीवार पर। तभी ये सब मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था। फिर बाद में थोड़ा 1-2 महीना बीत गया। फिर एक डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने एक्चुअली में हाथ जो थोड़ा फैट था वो कम करने के लिए दिया था, वो एक सॉक्स मोजा, लेकिन उसका उपयोग हमने ऐसे लिखने में किया और मम्मी ने आइडिया निकाली कि मोजे में एक होल कर दे और उसमें पेन अगर हम रख दे और पेन जो है वो मोजे के साथ और तेरे हाथ के साथ फिट हो और पेन ज़रा भी ना हिले
और तू ऐसे लिख सकता है। लेकिन शुरुआत में जब 7वीं कक्षा से मैंने लिखने की शुरुआत की तब दो दो लिटी में लिखता था मैं एक ही नोटबुक में। लेकिन फिर बाद में एक लिटी में लिखना शुरू किया। फिर 8वीं और 9वीं तक मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा की और कम से कम टाइम में मैंने लिखना सीख लिया था। अभी अभी आपने 10th बोर्ड की एग्ज़ाम दी, तो इसकी तैयारी आपने कैसे की थी? मैं हर रोज़ 4 से 4 घंटे ट्यूशन जाता था और फिर घर पे आके 4 से 5 घंटे तक लिखना और फिर तकरीबन 6 घंटे तक पढ़ना था। और एग्ज़ाम के टाइम पे मेरा पढ़ना कुछ ज़्यादा 8 घंटे तक था दिन के दौरान, और रात को भी मैं पढ़ता था तकरीबन 3 बजे तक, और फिर सुबह उठ के फिर एक बार रिविज़न 6 बजे कर देता था। એને ભણવાનું ચાલુ કર્યું, ભણવાનું સારું એવું ભણતો હતો। જ્યારે જ્યારે ભણવાનું આવે તો એને રેન્કમાં જ નામ આવે, પહેલેથી જ કેજીથી કે છેક 6ઠ્ઠા ધોરણ સુધી એને રેન્કમાં જ આવે જીવન સાધનામાં, અને સારો ટોપ પર જ જતો હતો। અને જ્યારે જ્યારે આવું વસ્તુ આવે ને ત્યારે એને બહુ દુઃખ થાય પછી, અને રડે પછી બહુ અમે તો એને સમજાવીએ કે બેટા કશું થવાનું નહીં, તું ભણ સારી રીતે, અમે આગળ છે, તારી પાછળ છે, અને વ્યવસ્થિત તારું બધું વ્યવસ્થિત થઈ જશે। પછી જ્યારે એની બોર્ડની પરીક્ષા આવી ત્યારે એને અમે સમજાયો કે બેટા તું રાઇટર લઈ લે, તારાથી પહોંચી નહીં વળાય, 3 કલાકમાં તું લખી નહીં શકે તો તું પછી તારા માર્ક્સ પાસિંગ ઓછા આવશે। તો કે પપ્પા મને એક્ઝેક્ટ ખબર છે કે મારા માર્ક્સ આવશે જ, અને મને 3 કલાકમાં મારે પોતાએ જ લખવું છે, અને મારે કંઈક દેખાડવું છે બોર્ડમાં કે મારા માર્ક્સ આવવા જ જોઈએ। પછી સાહેબે બી એવું કીધું કે જો ભાઈ પછી પાછળથી તને રાઇટર નહીં મળે, એકવાર એ થઈ ગયા પછી કંઈ વાંધો નહીં, ચાલો સાહેબ એ કહે છે કે રાઇટર નથી જોતો। પછી જાતે લખવાનું ચાલુ કર્યું, બોર્ડવાળાએ સારો સપોર્ટ કર્યો, સ્કૂલવાળાએ સારો સપોર્ટ કર્યો, ક્લાસવાળાએ સારો સપોર્ટ કર્યો, ઘરના ફેમિલી મેમ્બરે બધાએ સારો સપોર્ટ કર્યો, અને અમે બધા વ્યવસ્થિત અત્યારે થઈ ગયા ને અત્યારે અમને જે પહેલાંની ફિલ્ડ હતી અને અત્યારની ફિલ્ડ છે એના કરતાં બહુ જ આનંદ આવે છે। आजकल के बच्चे जो छोटी छोटी बात पे हार जाते हैं और अपना मकसद पूरा नहीं कर सकते, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दरअसल देश और दुनिया में तो सबको कुछ ना कुछ तकलीफ तो होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। लेकिन हम जब प्रॉब्लम से गुज़रते हैं, जब भी कोई भी तकलीफ हो या सिचुएशन हो, तभी हमें प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना चाहिए और उसका सॉल्यूशन कैसे निकाले उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जब मुझे ऐसा हुआ था तभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, लेकिन सॉल्यूशन भी उतने ही थे। और मेरे टीचर ने भी, मेरे शिक्षक ने यही सिखाया कि जब भी कुछ प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी हो आपके जीवन में, तभी आप पहले प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन आप ढूंढ लो, फिर बाद में आपको सफलता मिलनी है। क्योंकि नेगेटिव फीलिंग कभी ना लाइए आपके दिमाग में, और जो आपका मकसद है, ध्येय है, उसके पीछे ही आप लगे रहे, आपको सफलता एक दिन मिलनी ही मिलनी है। कहते हैं कि ऊंची उड़ान वो भरते हैं जो दिल में हौसला और जिगर में जान रखते हैं। उसी की एक मिसाल है शिवम सोलंकी। तो युमा टेलीविज़न की ओर से शिवम सोलंकी को ऑल द बेस्ट। खुद पे ट्रस्ट रखिए, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लीजिए और कभी भी हार न माने जीवन में, और आगे ही बढ़ते रहिए।